स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर्स। तो आज मैं आप सबको क्लास 11 का जो अध्याय 7 है, मतलब कि प्राणियों का शारीरिक संगठन, जिसमें आता है आपका एनिमल टिश्यू, मतलब कि प्राणी ऊतक या जंतु ऊतक, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे ऊतक क्या होते हैं, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ऊतक कहाँ कैसे और किस पोजीशन में पाए जाते हैं, या फिर इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। ये सब सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्राणियों का शारीरिक संगठन, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, जानवर, जो भी चीज़ होते हैं, जो जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, वह एक जो है कि एटम्स के द्वारा एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। एक मॉलिक्यूल्स चल करके एक कोशिका का निर्माण करती है और कई प्रकार के एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, और वहीं कई मॉलिक्यूल्स मिल करके सेल का निर्माण करती हैं। फिर वहीं सेल आपके कई समूह बना लेते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। वहीं टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू में जो है कि बात करते हैं तो कई टिश्यू मिल करके आप एक आर्गन का निर्माण करती हैं, और वहीं आर्गन, कई प्रकार के आर्गन मिल करके एक आर्गन सिस्टम का निर्माण करती हैं, और फिर यही आर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक जंतु, एक जानवर या एक प्रकार के प्राणी का उत्पत्ति करता है, एक प्राणी को बनाता है। तो आइए देखते हैं कि प्राणियों का शारीरिक संगठन में, यानी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में, पहला जो पॉइंट है पहले सेल की बात करते हैं कि सेल क्या होते हैं। सेल जो है कि शरीर का जो है कि कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होते हैं। मतलब सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन। अब वही बात करते हैं कि टिश्यू की बात करते हैं कि सेम ऑरिजिन, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड वर्क, मतलब फंक्शन वही हो गया, वर्क रखने वाले, मतलब उत्पत्ति, रचना और कार्य में समानता रखने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। मतलब एक समान उत्पत्ति, रचना एवं कार्य में समानता रखने वाले कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। या फिर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेम ऑरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड वर्क यूनिटी ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू। वही बात करते हैं अब एनिमल टिश्यू के कितने प्रकार के होते हैं। तो इसकी परिभाषा ये है कि कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुरूप बदलती रहती है। जिस प्रकार की कोशिका होगी उसी प्रकार का टिश्यू बनेगा, उसी प्रकार का आपका आर्गन बनेगा, आर्गन सिस्टम बनेगा, उसी प्रकार से आप एक अलग लेवल के ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं। इस प्रकार के ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं तथा इनके 4 भागों में बांटा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनिमल टिश्यू है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका आता है उपकला ऊतक, दूसरा आपका आता है संयोजी ऊतक, तीसरा आपका आता है पेशीय ऊतक और चौथा आपका आता है तंत्रिका ऊतक। पहले ऊतक उपकला ऊतक, जिसकी अंग्रेजी होती है एपिथेलियम टिश्यू। आइए इसके बारे में जानते हैं यह क्या होती है। तो उपकला ऊतक की उत्पत्ति भ्रूण के 3 स्तरों से होती है, जैसे एंडोडर्म, एक्टोडर्म तथा मेसोडर्म। यह ऊतक की बाहरी आवरण बनाता है, या जो है कि इसकी उत्पत्ति जो होती है भ्रूण के 3 स्तरों से होती है, जो कि होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जो यह ऊतक होता है, मतलब उपकला ऊतक की बात कर रहे हैं, तो उपकला ऊतक जो होता है यह त्वचा का बाहरी आवरण बनाता है। इसका एक ओर बॉडी फ्लूइड, मतलब तरल द्रव से जुड़ा रहता है, तथा दूसरा ओर जो होता है बाहर इन्वायरमेंट, मतलब बाहरी वातावरण के संपर्क में रहता है। उपकला ऊतक कोशिकाएं एकदम सटी हुई होती हैं। इसमें जो है कि अंतर कोशिकीय स्पेस या जगह नहीं पाई जाती है, अवकाश नहीं पाई जाती है। इसमें अंतर कोशिकीय पदार्थ की मात्रा भी कम होती है। जब जगह या स्पेस, अंतर कोशिकीय स्पेस कम रहेगा तो उसमें जो अंतर कोशिकीय पदार्थ होता है वो भी कम पाई जाती है। इसका जो कार्य होता है, मैं आपको कार्य बता दूं, यह ऊतक शरीर के चारों ओर एवं आंतरिक अंगों के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती हैं। मतलब यह प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट का काम करती हैं। जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं इनका जो क्या होता है कि बाहरी शरीर के बाहर तरफ, मतलब जैसे जो त्वचा हो गई, ये शरीर के बाहरी, मतलब ये सपोर्ट और सपोर्टिव फंक्शन काम करते हैं। और उसके बाद जो है कि
आपके प्रोटेक्टिव काम करते हैं। और वहीं दूसरी बात कर रहे हैं कि आंतरिक अंगों के चारों ओर, मतलब आंतरिक अंग जो होते हैं, मतलब उसके अंदर भी जो है ये पाए जाते हैं, आंतरिक अंगों के चारों ओर पाए जाते हैं, ये भी ये सपोर्ट करते हैं और एक बाद एक प्रकार से आपके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उपकला ऊतक अवशोषण, मतलब अवशोषण काम करता है, मतलब सोखने का, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, पुनरावशोषण का काम करता है, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन का काम करता है, एवं घाव को भरने के लिए भी इसका उपयोग किया, मतलब ये उपकला ऊतक उपयोग में आती हैं। संवेदनाओं को ग्रहण करने, मतलब जो कि आपके जो नर्व्स होते हैं या नर्व्स इम्पल्स जो होते हैं उसको ग्रहण करने का, उसको ले जाने और ले आने का कार्य इन्हीं एपिथेलियम टिश्यू या उपकला ऊतक का कार्य करती हैं। आइए इसके प्रकार को देखते हैं। तो कोशिकाओं के आकार एवं स्तरों के आधार पर उपकला ऊतक मतलब एपिथेलियम टिश्यू को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है सरल उपकला ऊतक जिसे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। दूसरा आपका आता है संयुक्त उपकला ऊतक जिसे कहते हैं कंबाइंड एपिथेलियम टिश्यू। तो सरल उपकला ऊतक आइए जानते हैं कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में क्या है, या किस प्रकार के होते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, किन किन स्तरों पर ये पाई जाती हैं। तो सरल उपकला ऊतक एक ही स्तर का बना होता है, मतलब जो होता है सरल उपकला ऊतक ये एक ही मतलब स्तर में पाई जाती हैं। इसमें एक या एक से अधिक स्तर नहीं पाई जाती है जैसा कि संयुक्त उपकला ऊतक में होता है। तो ये जो सरल उपकला ऊतक होती है यह एक ही प्रकार के स्तर का बना होता है। यह द्विगुहा वाहिनियाँ एवं नलिकाओं का आस्तर होता है, मतलब यह जो देहगुहा होती है, वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ या किसी प्रकार की वाहिनियाँ हो रही हैं, या एंजाइम्स ये जो ट्यूबुल्स होती हैं उसमें, या नलिकाओं में रक्त, जैसे वृक्क की नलिका हो गई, या उसमें इन सब में अस्तर का काम करती हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन हो गए या फिर एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, इन सब चीज़ों के लिए अस्तर का काम करते हैं। इसमें एक लेप लगा होता है, लेप के जैसे ये लगे होते हैं। यह विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी बात करते हैं सरल सल्की उपकला ऊतक। याद रखेंगे पहला आपका आता है सरल सल्की उपकला ऊतक, दूसरा आपका आता है सरल घनाकार उपकला ऊतक, तीसरा आपका आता है सरल स्तंभी उपकला ऊतक, चौथा आपका आता है सरल पश्चिमाभ उपकला ऊतक, और छठा आपका आता है ग्रंथिल उपकला ऊतक, और सातवां आपका आता है संवेदी उपकला ऊतक। तो सरल सल्की उपकला ऊतक की बात करते हैं, मतलब इसकी अंग्रेजी हुई कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। सरल सल्की उपकला ऊतक की बात करते हैं तो यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर का बना होता है, मतलब एक ऐसी कोशिका होती है जो चपटी होती है, उसके एक पतले स्तर, मतलब चपटी होती है और वो पतला भी होता है, उसके स्तर का यह बना होता है, जिसके किनारे अनियमित होते हैं, मतलब जो उसके जो बाहरी किनारे जो होते हैं वो किसी भी शेप में नहीं पाए जाते हैं, उसका जो शेप होता है वो अनियमित होता है। यह त्वचा के बाहर, ये आप स्किन देख रहे हैं बाहरी वाली, ये होती है फेफड़ों के वायुकोशों मतलब एल्वियोलाई में, तथा रक्त वाहिनियों की दीवारों, मतलब रक्त वाहिनी की जो दीवार होती है उस पर, तथा वृक्क नलिका के बोमेन सैम्पुट मतलब ग्लोमेरुलस के पास की सतह पर पाया जाता है और विसरण सीमा का कार्य करता है। विसरण सीमा का मतलब होता है एक तरफ से दूसरे तरफ या दूसरे तरफ से पहले तरफ में ले आने और ले जाने का कार्य जो होता है वह विसरण क्रिया होती है, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन या हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यही कार्य होता है। इसका मतलब है कि विसरण क्रिया यह होती है कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ले आने की क्रिया को विसरण क्रिया कहती है। जैसे एल्वियोलाई में आप जो लंग्स के द्वारा दिए गए जो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें अधिक होती है, लेकिन आपके ब्लड में जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो हायर कंसंट्रेशन आपके लंग्स एल्वियोलाई में हो जाते हैं। तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मतलब ब्लड में आने की जो क्रिया होती है वो विसरण क्रिया होती है। वहीं साथ साथ वृक्क नलिका में फिल्ट्रेशन यही होता है कि जब आप जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जो आपके रक्त वाहिनियाँ होती हैं वहाँ पर जो है कि जो अशुद्धियाँ होती हैं उसकी हायर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन ग्लोमेरुलस में उसकी कंसंट्रेशन थोड़ा कम होती है।
इसलिए ब्लड रक्त से नीचे जो है ग्लोमेरुलस में आने की जो क्रिया होती है वो भी विसरण क्रिया होती है। इस प्रकार से यह जो सल्की उपकला ऊतक होती है यह विसरण का कार्य करती है। इसकी अंग्रेजी होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। इसके स्ट्रक्चर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से लगी हुई रहती हैं। दूसरे की बात करते हैं सरल घनाकार उपकला ऊतक। सरल घनाकार उपकला ऊतक में आते हैं आपके सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का मतलब यह हुआ, आइए इसके बारे में जानते हुए कि ये सरल घनाकार उपकला ऊतक क्या होते हैं। यह कोशिकाएं एक स्तर घन के आकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं। मतलब जो यह टिश्यू होती है सरल घनाकार उपकला ऊतक जो होती है यह एक कोशिका होती है। एक कोशिकी मतलब जो यह कोशिका होती है ऊतक जो होता है, जो सरल घनाकार ऊतक होता है यह ऐसी कोशिका से बना होता है जो घन के आकार की होती है तथा एक स्तर का बना होता है। इसका केंद्रक गोल होता है। यह ऊतक वृक्क के वृक्कों मतलब नेफ्रॉन्स, मतलब यह किडनी नेफ्रॉन्स के नलिकाओं, ग्रंथियों की वाहिनियों, जनदों में पाया जाता है। यह उपकला ऊतक श्रावण तथा अवशोषण का कार्य करती है। यह सुनने के लिए सरल घनाकार उपकला ऊतक मतलब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं यह ऊतक वृक्कों के वृक्कों मतलब नेफ्रॉन्स में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ग्रंथियों की वाहिनियों, जनदों मतलब वृषण जैसे हो गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उससे रिलीज होते हैं। उसके साथ ही साथ यह उपकला ऊतक जो होती है श्रावण तथा अवशोषण का काम करती है, मतलब एक्सक्रीशन तथा एब्जॉर्प्शन दोनों में काम करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं नीचे कि किस प्रकार से लगे हुए हैं, घन के आकार के बने हुए हैं। साथ में जो इसका न्यूक्लियस पाया जाता है, जो केंद्रक हो रहा है या केंद्रक जो है वह गोल टाइप का है, लेकिन यह आधारी भाग में न होकर के बीचों बीच उपस्थित रहता है। अब यही तीसरे की बात करते हैं सरल स्तंभी उपकला ऊतक, जिसकी अंग्रेजी होती है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो तीसरे जो है कि संयोजी एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं तो सरल स्तंभी उपकला ऊतक की बात करते हैं। तो यह उपकला ऊतक लंबी तथा पतली होती है। इसका जो केंद्रक होता है वो भी लंबा होता है तथा नीचे की ओर मतलब आधारी भाग में स्थित होता है। मुक्त सतह पर इसके जो है कि सूक्ष्मांकुर मतलब माइक्रोविलाई पाए जाते हैं और यही माइक्रोविलाई आपके जो है कि एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। मतलब यह है कि यह अमाशय में, आंत्र में तथा पित्ताशय में तथा आंतरिक आस्तर में पाए जाते हैं। मतलब यह जो है कि अमाशय के अंदर, आंत के अंदर तथा पित्ताशय मतलब गाल ब्लैडर के अंदर यह पाए जाते हैं। यह श्रावण तथा अवशोषण का काम करते हैं, मतलब यह एक्सक्रीशन तथा एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये जो है कि पतला होता है तथा ये तरकूर लंबा होता है, पतला होता है। इसका जो केंद्रक होता है ये भी लंबा होता है लेकिन आधारी भाग मतलब नीचे की तरफ होता है। ये चौथे की बात करते हैं सरल पश्चिमाभि उपकला ऊतक, जिसे कहते हैं सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इसका मतलब ये हुआ कि यह भी लंबा होता है, घनाकार होता है। इसके जो स्वतंत्र सिरे होते हैं, इसके छोटे छोटे जो स्वतंत्र सिरे पर छोटे छोटे पश्चिमाभ पाए जाते हैं। यह पश्चिमाभ जो है कि अंडवाहिनी में पश्चिमाभ वाले जो ऊतक होते हैं वह अंडवाहिनी में पाए जाते हैं। अंडवाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब में। मूत्राशय में पाए जाते हैं, मतलब कि आपके यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं। वहीं उसके बाद श्वास नलिका में पाए जाते हैं, मतलब ब्रांकियोल्स में पाए जाते हैं। इत्यादि जगहों पर ये भी पाए जाते हैं जो आपके होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। यही बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। इसका मतलब यह ग्रंथिल उपकला ऊतक। तो यह भी लंबा तथा घनाकार होता है। इसके दो समूह में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है एक कोशिकी, दूसरा होता है बहुकोशिकी। जो ग्रंथिल उपकला ऊतक मतलब जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल होता है वह एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी दो भागों में कर सकते हैं, क्योंकि एक कोशिकी जो उपकला ऊतक होती है जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें जो कि एक कोशिकी में जो है आपके आते हैं कलश कोशिका, जिसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। वहीं दूसरी बात करते हैं बहुकोशिक, जो कि कोशिकाओं के पुंज का होता है, जिसे कोशिकाओं के पुंज का होता है, जो कि लार ग्रंथि होती है। मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है और गॉबलेट सेल्स होते हैं, और उसके बाद जो है कि आपकी लार ग्रंथि मतलब कि
और उसके बाद स्रावी कोशिका में स्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब कि ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स है इसको मतलब ये स्रावी कोशिका के आधार पर इसको डिवाइड किया जाए तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला बहिस्रावी मतलब इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी जो कि श्लेष्मा होती है, अगलार होते हैं, कर्ण मोम्स होते हैं, तेल, दूध, आमाशय, एंजाइम्स व अन्य उत्पाद जो होते हैं वह जो है कि कोशिका श्रावण के आधार पर बहिस्रावी होते हैं। अंतःस्रावी एंडोक्राइन का मतलब ये है कि हार्मोन्स होते हैं स्रावित करना तथा उसमें सीधे रक्त में मिल जाते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स के जो ये भाग हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है देख लीजिए किस प्रकार के होते हैं। ये ग्रंथि कोशिका होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सुराही की जैसी संरचना जैसे इसमें लगभग पाई जाती है। इसमें न्यूक्लियस भी पाई जाती है। अब इसके सातवें की बात करते हैं संवेदी उपकला ऊतक। संवेदी उपकला ऊतक क्या होते हैं कि इस उपकला की कोशिकाएं भी पतली तथा लंबी होती हैं। इसके स्वतंत्र सिरे पर संवेदी रोम पाए जाते हैं, मतलब नर्व इम्पल्स के लिए जो है कि रोम पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। यह उपकला नेत्रों की रेटिना तथा अंतःकरण में पाई जाती हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि जो तंत्रिका तंतु हैं किस प्रकार से लगे हैं। तो इसी प्रकार से यह जो है कि संवेदी उपकला ऊतक जो होते हैं तो आपके कर्ण में मतलब आँखों में, कानों में तथा आँखों में यह पाए जाते हैं, रेटिना में। अब उसके बात करते हैं संयुक्त उपकला ऊतक मतलब कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं। तो यह एक या एक से अधिक कोशिका के स्तरों की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक एवं यांत्रिक प्रतिबलों को रक्षा करना है। प्रतिबलों से रक्षा करना मतलब केमिकली तथा स्ट्रेसफुल जो कार्य होते हैं उसको इससे वह बचाता है, रक्षा करता है। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम स्थान पर ग्रसनी, लार ग्रंथियों, आग्नाशय, रक्तवाहिनियों के आस्तर को बढ़ाता है, या मतलब अंदर यह पाया जाता है। कुछ इसके विशेष पॉइंट्स होते हैं कि उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं एक दूसरे से अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती हैं। उपकला ऊतक अन्य ऊतकों के साथ 3 प्रकार की संधि बनाती है। मतलब जो उपकला ऊतक होती है, जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होती है, यह जो है कि अन्य टिश्यूओं के साथ जो है कि 3 प्रकार की संधि बनाती है। जैसे पहला आपका दृढ़ संधि, दूसरा का आसंजी संधि, तीसरा आपका अंतराली संधि होता है। तो दृढ़ संधि में पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है। मतलब दृढ़ संधि जो बनती है वह पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने के रोकती है। दूसरे की बात करते हैं आसंजी संधि, मतलब पड़ोसी कोशिकाओं से या पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाने का काम करती हैं, जो आसंजी होती हैं। और अंतराली का मतलब यह हुआ कि यह आयनों तथा छोटे छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं को तुरंत स्थानांतरित करने या में सहायता प्रदान करती हैं। ये ऐसा संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ कर करती हैं। मतलब जो पास की जो संलग्न कोशिकाएं हैं उसको जोड़ करके यह कार्य करती हैं। अब बात करते हैं संयोजी टिश्यू, संयोजी ऊतक की। संयोजी ऊतक की जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।